नमस्कार आप सभी को। घड़ी देखिए बजने लगी है जब से नोटिस आई है सीजीएल 2022 की, और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये 10-15 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखें, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक मेंटोर का काम होता है, जो गलतियाँ उसने की हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम निकालते समय, और जो उसने अच्छी चीज़ें की हैं जिनको फॉलो किया उसने, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया उस एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ों का मिश्रण लेके वो आगे उन बच्चों को बताए जो उनकी वीडियोस या उनसे हेल्प सीख करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीयर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें से क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको स्किप नहीं करनी है अब अगले 2-3 महीने, है ना। इसके बाद जो पैटर्न चेंजेस हुए हैं इन पे मैं डिस्कशन बहुत ही लिमिटेड करूंगा, बट ये डिस्कशन करेंगे कि फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस पिछली बार भी दे रखा है, वो बड़े डिसहार्टेंड है कि यार हम लोग को एज मिलता और हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस मैथ्स के एग्जाम टाइम पे रियल प्रेशर के अंडर लगा चुके हैं, तो इस बार हम लोग के चांसेस बेटर होते। तो उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे दोनों के लिए फायदेमंद है ये पैटर्न चेंज जो है। उसके बाद मैं बात करूंगा, अभी देखिए आपके लिए टीयर 1 ज़्यादा ज़रूरी है ना, बात करें तो, बट टीयर 2 के लिए अभी से आपको क्या चीज़ें ऐसी अपनी आदतों में लानी है, डेली प्रैक्टिस में लानी है, जो आपको आगे चल के बड़ी हेल्प करेंगी टीयर 2 के टाइम। और फिर अगर उस टाइम आप सोचो कि मैं स्टार्ट करूं ये सारी चीज़ें करने, तो आपके पास टाइम की कमी महसूस होगी आपको, है ना। अभी देखिए एग्जाम की नोटिफिकेशन, रिजल्ट, सारा कुछ बड़ी जल्दी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से टीयर 2 का जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना, वो मैक्सिमम अगर ये दिसंबर में होता है तो वो अप्रैल तक आपका हो जाएगा। तो आपको 2-2.5-3 महीने का टाइम मिलेगा टीयर 2 के लिए। और इस बार टीयर 2 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, मैथ्स एंड कंप्यूटर भी है। तो आपको ये सारी चीज़ों की तैयारी करनी है एक साथ। काफ़ी हश हश हो जाता है, क्योंकि हमेशा से क्या दिमाग रहता है बच्चे का कि यार टीयर 1 हो जाए, टीयर 2 में तो मैथ्स और इंग्लिश है, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे और हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पैटर्न चेंजेस हुए हैं मेरे हिसाब से बहुत बड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हमेशा सीजीएल में रिजल्ट के टाइम निकल के आते थे। उन सभी को ख़त्म करने के लिए ही डिपार्टमेंट ने ये सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, जिनके बारे में हम लोग ट्वीट करते रहते हैं और सारे टीचर्स भी बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इन पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। और एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का कंपोनेंट है, मैं 2 लोगों के सक्सेसफुल स्ट्रगल के बारे में आपसे शेयर करूंगा, जो पूरी दुनिया उन लोगों को जानती है, बहुत ही फेमस हस्तियां हैं वो, और उनसे आप कैसे रिलेट करके अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हो। इन चीज़ों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ टीयर 1 के बारे में, है ना। टीयर 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस सेम है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 सेक्शन है, सबके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के। तो इस पे आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, आपको उसी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। अभी रफली 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो टीयर 1 में जो चेंजेस हुए हैं वो क्वालिफाइंग हो गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग में एक बात कंफ्यूजन बच्चों को ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, है ना। अभी तक तो नॉर्मलाइज होते थे, बच्चों के मार्क्स बढ़ते थे, तो अभी वो कैसे किया जाएगा। अब मार्किंग पैटर्न पे अगर बात करें तो 2 नंबर और नेगेटिव मार्किंग -0.5, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है, जो कि हर बार होते आई है। मॉक टेस्ट में भी आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। केवल बात बची नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बताऊं तो वैसे ही फॉलो होगा, नोटिस में साफ साफ लिखा है जैसे पिछले 2-3 सालों से होता आया है। बस ये होगा कि वो क्वालिफाई होगा। मान लीजिए सबके जितने हार्ड पेपर्स हैं, इजी पेपर्स हैं, उन सब का एक एवरेज निकाला जाएगा, एक कट ऑफ निकाला जाएगा, और फिर आपकी शिफ्ट की हार्डनेस के हिसाब से आपके नंबर नॉर्मलाइज होंगे। अगर आपके उस कट ऑफ से ऊपर आ गए नंबर, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर है। वो नंबर कहीं भी आगे काम नहीं आएंगे, आपको केवल क्वालिफाई होना है टीयर 1 में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी अपनी तैयारी थोड़ी सी ढीली करो, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट्स आगे भी आएंगे टीयर 2 में। तो बेहतर ये होगा कि आप इन चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं कि कैसे करनी है। अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी ध्यान में रखनी है। अगले 75 दिन लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो टाइम टेबल आपको बना के रखना है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर भी हों, साइक्लिक रिवीजन भी हो, और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फोकस पॉइंट्स जो हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टीयर 1 की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं बोलूं तो 2018 से लेके 2021 सीजीएल तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, टीयर 1 के हो चाहे टीयर 2 के हो, मैथ्स के हो गए, इंग्लिश के हो गए, जीए के हो गए, एंड जीए के
उतने नहीं, बट स्टैटिक पार्ट एंड रीजनिंग के ये सारे आपको ज़रूर लगाने हैं। आपको अपनी नोटबुक में अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज सबको नोट करना है, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैं कभी इसका कॉन्सेप्ट भूल सकता हूँ या मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में, तो वो आपको क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करने, स्पेशली वो सारे क्वेश्चंस पे आपकी महारत होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं हो कि एग्जाम के टाइम वही क्वेश्चन आ जाए और उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना। तो इस पे खास ध्यान आपको देना है। सेकेंड चीज़ अगर मैं बोलूँ कैलकुलेशंस, ये मैं मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस देखिए, अब क्वेश्चंस उतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, बहुत ज़्यादा उसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कॉन्सेप्ट है, जो भी हैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और ट्रिक, उसी बेसिस पे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। केवल कैलकुलेशंस टफ होती जा रही हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना है, मैंने हर वीडियो में बताया भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, क्योंकि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इन सारी चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको याद है जैसे 40 और 41 का जो ट्रिपलेट होता है या उनका ट्रिपलेट का थर्ड जो नंबर होता है वो 49 होता है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये डायरेक्टली आपने 1 सेकेंड में पहचान लिया, है ना। बट बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उनका 1 मिनट वेस्ट होगा। इसी तरीके से स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए 30 तक, प्लस 50 के आसपास या 100 के आसपास स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करनी है, और अप्रोक्सीमेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर लिखा है 25/49, तो अब आप इसको कैलकुलेट नहीं करते फिरेंगे, आप समझ जाओगे कि ये यार 1/2 के आसपास आएगा और 0.5 से हल्का सा कम होगा, 0.4948 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करनी है चीजों को अपने मैथ्स के क्वेश्चन में, यही आपको आगे निकाल के लेके जाएगी और आपका टाइम बचाएगी। तीसरी चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए मैंने ये गलती भी की थी अपने टाइम, मैंने 1-2 मॉक टेस्ट दिए प्रीवियस ईयर, तो मैंने पहले तो जो दिए वो काफ़ी टाइम पहले वाले दिए, वो मुझे लगा ये तो बड़े इजी हैं, तो आराम से अपनी तैयारी करते हैं, हो ही जाएगा एंड में। बट फिर मैंने लास्ट 1 महीने में जब पिछले 1-2 साल के मॉक टेस्ट देने शुरू किए, तो मैंने 1-2 दिन दिए तो मेरे 100 के आसपास नंबर कुछ बन रहे थे, और वो नंबर बढ़ नहीं रहे थे, जबकि मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। तो अब मॉक टेस्ट में क्या होने लगा कि मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, एग्जाम कैसे निकलेगा, और बहुत सारा प्रेशर आ गया। तो ये जो प्रेशर आपको है ना, ये अभी से हैंडल करना है। अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर में आपको ये मान के चलना है कि एटलीस्ट आपको 10 मॉक टेस्ट तो देने ही देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, है ना। वो आप 2019, 20, 21 के जो पेपर्स आए ना, उनके आप दे सकते हो, 3-3 मॉक टेस्ट हर साल के दे दो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा हर साल का, है ना। इसके अलावा नवंबर में अगर मैं बात करूं, तो नवंबर में आपको ये बढ़ाने हैं, मतलब 12 से 15 मॉक टेस्ट देने हैं, हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट देने हैं। अभी अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम लोग देखें तो पिछले 3 साल के आराम से 50+ कुछ पेपर्स हो जाएंगे, तो वो आप आराम से दे सकते हो। और दिसंबर में भी आपको हर दूसरे दिन, यानी कि ऑलमोस्ट मान लेते हैं एंड ऑफ दिसंबर में अगर एग्जाम है, तो कोशिश कीजिए कि हर दिन या हर दूसरे दिन आप मॉक टेस्ट जरूर दें। इससे क्या होगा ना कि स्टार्टिंग से आपके नंबर भले ही कम आ रहे हो, बट इन 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी, आपको अपने आप से सेल्फ एनालिसिस मिलेगा कि हाँ मुझे किस टॉपिक्स में काम करने की ज़रूरी है, कैलकुलेशंस तेज करने की ज़रूरत है, टाइम बचाने की ज़रूरत है, प्लस स्किप करने की आदत भी आपको आएगी, कुछ गलत क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। ये सारी प्रैक्टिस आपकी केवल मॉक टेस्ट से हो सकती है, चाहे आप जितना पढ़ लो, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं चौथी चीज़ की, तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं क्यों कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो है ही है आपके जीए पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 25 में से आप मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आजकल आते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर आता है, चाहे वो Tier 1 ले लो आप और चाहे Tier 2 ले लो। Tier 2 में हो सकता हो 2 कॉम्प्रहेंशन भी आ जाए डायरेक्ट करंट अफेयर्स के किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से उठा के। और वो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल वाला कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, उसमें प्रपोजिशन और ये सारा गेस करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ क्या करना है आपको। बट करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब प्लस न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत आप रीड करना ज़रूर शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं पूरा का पूरा डेली आप पढ़िए, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे अपन, बट थोड़ा बहुत ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग सारे जितने ऐप्स हैं मैंने जो जेनुइनली जिनसे तैयारी की मैं आपको बता देता हूं, ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं।
मॉक टेस्ट में आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, टेक्स्ट बुक मुझे अच्छा लगता है, उसके जो लेवल है थोड़ा सा रैंडमनेस भी है उसमें, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रिलेटेबल है जो एग्ज़ाम के लेवल से है। कोई शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, कोई शिफ्ट थोड़ी सी आसान साइड पे भी हो जाएगी, तो आपको एक पूरा मिक्सचर और एक कॉम्बो मिल जाएगा इस पे। इसके अलावा ग्रेड अप जो कि अब बायजूस के अंडर आ गया है, तो मैंने अभी रिसेंटली ग्रेड अप यूज़ नहीं किया है, बट अपने टाइम 2 साल पहले मैंने ग्रेड अप से ही किया था, तो आप उसको भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों का मिला के आपको हार्डली 500 तक में दोनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अभी से खरीद के आराम से मॉक टेस्ट एक दो मतलब जो प्रीवियस ईयर के भी सारे मिल जाएंगे इस पे आपको, प्लस फ्रेश मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यार अगर कुछ हटके आ गया तो फिर मेरे मार्क्स कैसे चेंज होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के साथ महीने में 2-3 ये फ्रेश वाले भी लगाने हैं बीच बीच। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि 3 प्रीवियस ईयर लगाए फिर एक फ्रेश लगा लिया। ठीक है, तो आपको एक पूरा कॉम्बो मिल जाएगा और अच्छे से आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो यूट्यूब पे एक चैनल है जो मैंने फॉलो किया था, क्रेजी जीके ट्रिक्स। इनके ऑलमोस्ट 55 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, और एक यूट्यूबर बिना जाने दूसरे यूट्यूबर की अगर करे बड़ाई तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इनसे पढ़ा था। ये मंथली डेली तो निकालते ही हैं, बट मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो निकालते हैं, वो हार्डली 1-1.5 घंटे की होती है, एमसीक्यू फॉर्म में ही रहती है, और अच्छे से वो डिटेल में बताते हैं सारी चीज़ें। उससे आपके एग्जाम में पक्का है कि क्वेश्चंस फंस जाएंगे, है ना। तो ये ज़रूर आप करें, और जैसा कि मैंने बताया न्यूज़पेपर आपके लिए ज़रूरी है, इंग्लिश के लिए भी, जो टीयर 2 में सबसे ज़्यादा मार्क्स है इंग्लिश में, और टीयर 1 के लिए भी। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब टीयर 2 की, तो इसमें आपके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 33%, यानी कि एक क्वेश्चन का सही मार्क्स 3 मिलेगा आपको, बट नेगेटिव में आपको -1 मिलेगा। तो अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स थे ना, जो कह रहे थे कि यार मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, यहीं पे उनकी एक्सपीरियंस काम आएगी कि आपको एक्यूरेसी लानी है अपने आंसर्स में, इतनी प्रैक्टिस कर डालनी है, चाहे वो फ्रेशर्स भी हो, कि वो 30 मैथ्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं या और भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको गलत क्वेश्चन टिक नहीं करना है। इससे आपकी रैंक पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। और इंग्लिश रहता था तो हम लोग का टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना काफ़ी आसान हो जाता था। नहीं तो मान लीजिए अगर 8 घंटे का टाइम टेबल बनाए तो ऐसा तो हो ही जाता था कि 5 से 6 घंटे में कुछ कुछ दोनों का पढ़ लिया। बट अभी 5 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपका दिमाग थक गया, आपने सोचा आज मैं 4 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ूंगा, बट आप 2 सब्जेक्ट्स ही दिन में कवर कर पाए, तो आप सीधे सीधे एक दिन आपका उस सब्जेक्ट का वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस बार आपको टीयर 2 में भी बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप टीयर 1 में भी महसूस कर रहे होंगे कि सब एक खिचड़ी पक जाती है एंड तक, कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्या पढ़ें क्या कैसे करें, एक पढ़ें तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ें तो तीसरा भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको टीयर 2 में भी ध्यान रखनी है। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग किया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एक आदत पता चल जाएगी अपने डेली शेड्यूल के बारे में, जो गलतियां आप कर रहे हो पर्सनली, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूं क्या जरूरी है प्रिपरेशन के लिए टीयर 2 के लिए। नोट मेकिंग अभी से जो जरूरी चीजें हैं। नोट मेकिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि नोट मेकिंग में क्या होता है ना, आप मान लीजिए जीए की कोई चीजें पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, आपने उसे शॉर्ट नोट्स में उसकी एक सेपरेट कॉपी बना रखी है, शॉर्ट नोट्स में उसके सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स लेके चले आप, एग्जाम अभी आएगा, आप अच्छे से सब प्रिपेयर भी करोगे, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। बट ये शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए, आप अभी टीयर 1 तो निकाल लोगे, फिर टीयर 2 के टाइम आपको पूरा का पूरा कंटेंट वापस वैसे शॉर्ट करना पड़ेगा, और फिर रिवीजन के टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और कोई बात नहीं है। और ये एक्स्ट्रा टाइम मैंने अभी बताया कि आपके लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। वैसे ही मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने टीयर 2 में 45 क्वेश्चंस, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए तो इंग्लिश को खास महत्व दी गई है, मैथ से भी ज़्यादा महत्व दी गई है एक तरीके से, और इसमें सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। इसकी मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं क्या करता था, जो बुक्स में इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिनोनिम्स हैं, वो तो मैं देखता ही था। जैसे मान लेते हैं एडेप्ट एक वर्ड है, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा ये वर्ड। अब इसके जो सिनोनिम बुक में दिए हुए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो तो ठीक ही है, बट साथ में आपको नेट से या अपनी थ्रेशरस से और भी इसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं, ताकि आपको एक जगह पता चल जाए कि हाँ यार ये पांचों वर्ड आपस में रिलेटेड हैं। तो एग्जाम में जब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो सही आंसर लगाने में और गलत ऑप्शन रिजेक्ट करने में आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक नोटबुक बना सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम की, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जो एक जैसे मीनिंग के हैं वो आपने एक लाइन में एक साथ लिख लिए,
इस तरीके से इंग्लिश के नोट्स भी आपको अभी से बनाने हैं जो आपको टीयर 2 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये नोट मेकिंग हर किसी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा काम आता है, बट फिर भी हम स्किप कर देते हैं बहुत बार क्योंकि प्रेशर रहता है, नहीं समझ में आता है, बहुत सारे दिन सोचते हैं कि बस पढ़ लें वही बहुत है, नोट्स कौन बनाएगा। बट भले ही आप थोड़ा कम पढ़िए मगर नोट ज़रूर बनाइए, ये मेरी आपको गाइडेंस रहेगी। टीयर 1 के रिवीजन के टाइम भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके, और टीयर 2 के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, आपकी चैनल टाइम टेबल होनी चाहिए। यानी कि मैं बात करूं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैं टीयर 1 और 2 दोनों के लिए कह रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। आपको करंट अफेयर्स अगर पढ़ने हैं तो हफ्ते में एक ही दिन करंट अफेयर्स का रखिए या 2 दिन मैक्सिमम करंट अफेयर्स का रखिए, और उनको मैक्सिमम 1 घंटा दीजिए, है ना। 1 घंटे आपको देना है, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलिए अगले 3 महीने की, कि मैं किस महीने के मुझे कवर करने हैं और कैसे कैसे मैं हर हफ्ते उसे कवर करूंगा, उसे 1 या 2 दिन में तोड़िए। वैसे ही जीए की अगर बात करूं तो जीए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट उसको भी आप फिक्स रखिए कि यार मैं अगर मंडे को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडे को भी मान लीजिए आप मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब थर्सडे को मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स ही करते चला जा रहा हूँ, फिर एंड में होता क्या है, 1-2 सब्जेक्ट छूट ही जाते हैं, और इतना रैंडम होता है हर शिफ्ट। हो सकता हो किसी शिफ्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन ही ना पूछे जाएं, हो सकता हो किसी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ही ना पूछे जाएं, तो फिर आपको हर सब्जेक्ट लेके चलना है। मैथ्स की अगर बात करूं, मैथ्स में बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं वो। आपको ये कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दें। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो आते नहीं है, नए नए कॉन्सेप्ट, अब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पे आपको टाइम नहीं देना है, स्पेशली टीयर 1 में। हमने इस बार टीयर 2 का भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आपको उसमें दिखेगा कि क्वेश्चंस टफ है ही नहीं, केवल कैलकुलेशंस ज़्यादा हो गई हैं, क्वेश्चंस इजी हैं। उसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ्स के रोज के आप 1.5 से 2 घंटे भी अगर मैथ्स लगा रहे हैं, आपके लिए मोर देन इनफ है। जिस भी ट्यूटर से आप गाइडेंस ले रहे हैं या यूट्यूब में आप देख रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, उसको पहले थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, फिर ज़्यादातर टाइम उसकी प्रैक्टिस के लिए लगाइए कि आप खुद से वो क्वेश्चन बिना आंसर या सॉल्यूशन देके सॉल्व कर रहे हो, और नोट डाउन कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या उनके स्क्रीनशॉट्स रख रहे हो एक जगह फोल्डर बना के, जो आपको बाद में एग्जाम के टाइम रिवाइज करने हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते ना रिवाइज। एक फॉर्मूले की भी आप नोट्स बना लीजिए, ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले एक तरफ, उसकी मैंने नोट्स की एक पीडीएफ भी डाली हुई है अपने ग्रुप पे टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेंजरेशन के, ज्योमेट्री के, ये सब कुछ कुछ मैंने वीडियोस डाउनलोड वहाँ पे डाली हुई है ना। अब इसके अलावा मैं बात करूँ, टाइम टेबल की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ आपसे, जो मैंने बोला था कि 2 लोगों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से डिस्कस करना। आज संडे है, मैंने सोचा कि यार थोड़ी बहुत बातें ये कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि कर क्यों रहे हैं ये सब, है ना। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, ये जो पर्सनैलिटी है इनके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूं कि इनके फादर ने, जब ये 15 साल के थे, जब ये अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्होंने 15 साल की उम्र में ही बोल दिया था कि आपके पास केवल 2 साल हैं अपना करियर बनाने के लिए, उसके बाद मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद आपको इसे त्यागना पड़ेगा, और आपको बाकी नॉर्मल बच्चे जो पढ़ाई करके और आगे जॉब वगैरह करते हैं 9 to 5, आपको उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, ये बंदे कोई और नहीं, ये द ग्रेट रॉजर फेडरर हैं, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपको सुन के बड़े मजे आएंगे। रॉजर फेडरर के फादर ने उनसे ये इसलिए कहा था क्योंकि उनकी कोचिंग की जो फीस थी सालाना टेनिस सीखने के लिए, वो थी करीबन 30 लाख इंडियन रुपीस उस टाइम के हिसाब से, आज से करीबन 20 साल पहले, है ना। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी, और उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पावर बनाई और डिटर्मिनेंट होके उन 2 सालों में वो इंटरनेशनल स्टेज पे भी पहुंच गए। बट उसके बाद भी रॉजर फेडरर ने काफ़ी चीज़ें ये खुद एडमिट की, जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचे तो उन्होंने लगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। उसके बाद वो मैच में बहुत एम्बेरस भी होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत सारे मैचेस में अगर आप क्लिप्स देखें तो वो अपने रैकेट्स भी फेंक देते थे। तो उस चीज़ पे उन्होंने धीरे धीरे बेटर किया, अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाई, और फिर वो पूरे वर्ल्ड के चहीते बहुत ही काम कंपोज और बेस्ट एवर टेनिस प्लेयर के रूप में बाहर आए। और अभी जब उन्होंने अपनी इमोशनल जो क्या कहते हैं फेयरवेल स्पीच दी, उसमें भी वो काफ़ी रोए। उनके जो पार्ट इवन एनिमी, मतलब कि उनके जो अपोनेंट प्लेयर रहे हैं सबसे बड़े, राफा नडाल, वो भी रो रहे थे उनके साथ कि यार इतना मेरा बड़ा अपोनेंट जो था, जिसके साथ खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, वो जा रहा है ना। सोचो आप कितने लेजेंड प्लेयर हैं ये। अब इन्होंने कभी क्या सोचा होगा कि यार कुछ टेनिस में रूल्स चेंज हो रहे हैं, या
ये दिक्कतें आ रही हैं, वो तो करते चले गए, उन्होंने सोच लिया मुझे ये बनना है तो बनना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी आपने ठान लिया कि अगर सीजीएल करना है तो करना है यार। अपन तो अभी 20 से 30 साल के बीच में आप लोग हो अभी, तो सब लोग मैच्योर हो चुके हो, सब लोग को पता है कहाँ टाइम देना है कहाँ नहीं देना है। मैं तो इस समय हिमाचल में हूँ, तो यहाँ पे लोगों का कल्चर काफ़ी सिंपल है और काफ़ी डिटर्मिन्ड लोग हैं, ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ के बारे में। स्पेशली मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ से मुझे ये डिफरेंस लगा कि वहाँ पे टाइम आपका ज़ाया करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या खेल रहे हो तो उसमें से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करे, या जो भी रीजंस है। तो आपको डिटरमिन्ड रहना है। दूसरे बंदे थे, ये जो बंदे हैं अगर आप नहीं जानते हो इन्हें, बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने ये एक इंटरव्यू में ये खुद बोला था कि ये 9000 शॉट्स इन्होंने मिस किए हैं अपने करियर में। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है, इन्होंने 300 गेम्स ऑलमोस्ट हारे हैं, और माना है कि ये 300 गेम्स इनकी गलतियों की वजह से इनकी टीम हारी है। उसके अलावा 26 बार ऐसा हुआ है जब लास्ट मिनट में या लास्ट सेकंड पे इनको बॉल दी गई है इनके टीममेट्स द्वारा, ये ट्रस्ट करके कि यार ये तो बास्केट कर ही देंगे, बट इन्होंने विनिंग शॉट मिस कर दिया और इनकी टीम हार गई है। अब ये और कोई नहीं, ये द ग्रेट माइकल जॉर्डन है, नाम तो सबने सुना होगा। ये बास्केटबॉल के माने जाते हैं आज तक के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हाई स्कूल के टाइम इन्हें अपनी बास्केटबॉल टीम से इनके जो भी कैप्टन थे और कोच थे उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि वो इन्हें इतना लायक नहीं समझते थे कि वो इवन हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में आ पाए। बट वहाँ से आप देखो इनकी जर्नी कैसी रही, इनके बारे में आप ज़रूर रीड करना। कभी भी आप डीमोटिवेटेड होते हो ना, तो मैं कहता हूँ आप ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ो कि आपको अपना खुद का गोल छोटा लगने लग जाए। अब यार इन लोगों के सामने अगर मैं देखूं कि एसएससी यूपीएससी, तो ये क्या चीज़ है यार। आपको सारे पेरेंट्स आपकी फैसिलिटी भी आज के टाइम दे रहे हैं, कोचिंग के पैसे भी दे रहे हैं, खाने पीने के पैसे दे रहे हैं। आज तो सब कुछ बड़ा ही इजी हो गया है। मुझे अपना स्ट्रगल भी काफ़ी इजी लगता है इन लोगों के सामने कि यार हमें क्या करना है, हमें तो बस पढ़ाई करनी है मन लगा के, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको मिस नहीं करना है। अब इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ें कॉमन थी कि इनका डिटर्मिनेशन, इनका जो एक इन्होंने सपना देखा, उन्हें रोज वो जीते थे और उसके लिए लगे रहते थे, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। बाकी सारी चीज़ें सपना पूरा होने पे अपने आप आने लगती हैं। अब यहाँ पे अगर 22 की मैं बात करूँ सीजीएल की, तो इसमें तो नेगेटिव्स है ही नहीं, इसमें तो पॉजिटिव्स हैं। जैसे कि 20,000 वैकेंसियां हैं, उसके अलावा 2 ही टीयर हैं, तीसरे टीयर में कुछ है ही नहीं जिसमें रैंडम मार्किंग चलती थी। उसके बाद ऑथेंटिक पैटर्न है, क्योंकि पिछले 2 साल में देखा गया कि टीयर 2 में कोई शिफ्ट बड़ी ईजी आ गई, कोई बड़ी टफ आ गई। नॉर्मलाइजेशन पैटर्न बड़ा अजीब सा था। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, आपको एक तरीके से एक एक्सपीरियंस दे रहा है एसएससी एक ही अटेम्प्ट में, कि टीयर 1 कर लो क्वालिफाई और फिर टीयर 2 में वही सेम पैटर्न जैसा आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपको खुद से एक एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं। तो अभी आपका एम बस यही होना चाहिए कि आपको टीयर 1 अच्छे से क्वालिफाई करना है। और जितनी भी ज़रूरी बातें मैंने शेयर की हैं, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो मैं आपको बाद में फिर से बताने की कोशिश करूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं मानता हूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डालता हूं इस यूट्यूब चैनल पे अपने, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उन्हें, मैं वही चीज़ समझाता हूँ जो आप अप्लाई कर सको एग्जाम में अपने रियल टाइम, जब प्रेशर रहता है आपके। क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैं भी बता सकता हूँ, बट वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अटेम्प्ट देके। ठीक है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता था यार, ये तो बड़ी सही ट्रिक लग रही है, बट एग्जाम में आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर वो ट्रिक सीखने का या उसमें टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप सभी बच्चों को मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं इस बार के सीजीएल के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे इसका जो वैकेंसीज थी वो कम हो रही थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, बट फिर भी जो अच्छी जॉब्स हैं उनकी वैकेंसीज आप देखेंगे तो मोर और लेस कमी है। तो आपको कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की, क्योंकि जितनी अच्छी जॉब और जितनी अच्छी फील्ड, जितने अच्छे डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, उतना ही अच्छा आपके आगे के लिए भी रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद आप जिस जॉब में जाओ आप उसमें खुश ना रहो और फिर आप सोचो कि यार अब मैं क्या करूं, है ना। तो आप एक गो में कोशिश करो कि ऐसी जगह जहां पे भी आपका मन है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एमईए हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट्स बढ़िया हैं। आपको अगर उसमें मन है जाने का तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करो और चूको मत। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।